हेलो एवरीवन। तो स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोगों का। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर में मैं हर एक लाइन से आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम करेगा एनडीए। इवन आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे वो वर्ड को चेंज करेगा। तो इस वीडियो को अच्छा से देखिएगा और मुझे रिव्यू दीजिएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। और थोड़ा बहुत गलती मुझसे अगर हो गई तो आप मुझसे करेक्ट भी कीजिएगा। तो इस सीरीज का नाम है डिकोडिंग एनसीईआरटी बायोलॉजी #DNB। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं आपको हर एक लाइन से डिकोड करूंगा कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे। हर एक लाइन को मैं आपको अच्छा से बता दूंगा कि यहाँ से ऐसा ही क्वेश्चन आने वाले हैं। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मिला लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन ऐसा ही आने वाला है, ऐसा ही फ्रेम होते आ रहा है और आगे भी यही क्वेश्चन बनेंगे। तो जिनका भी टारगेट है 360 आउट ऑफ 360 बायोलॉजी में लाना, वो सारे बच्चे आ जाओ, वीडियो को पूरा देखो, एंजॉय करो। आपको बस एक काम करनी है, अपना एनसीईआरटी बुक को खोलनी है और मार्क करते जानी है जहाँ जहाँ मैं मार्क करते जाऊँगा। उससे ज़्यादा और कुछ नहीं करनी है, बस आपको इतना सा काम करना है और इससे आपका कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट मिलेंगे। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप एक चैप्टर को फॉलो करके देखिए, देन आपको पता चल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। टारगेट है 360 आउट ऑफ 360 लाने का। सीरीज का नाम है डिकोडिंग एनसीईआरटी बायोलॉजी #DNB। सो आपको ये सारे पॉइंट पे ध्यान नहीं देने हैं, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं, इस पॉइंट पे भी कोई ध्यान नहीं देने हैं। इस फिगर पे आप देख सकते हो, इस फिगर को आप थोड़ा सा समझ सकते हो, याद कर सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं फिगर से। अब डायरेक्टली आते हैं हम लोग 1.2 टॉपिक नंबर, टॉपिक नेम प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। तो यहाँ के लास्ट का जो 2 लाइन है वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अब क्वेश्चन क्या होंगे, एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ ए होल ऑफ स्टेमेंस रिप्रेजेंट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड जाइनोसियम रिप्रेजेंट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये क्वेश्चन बनेंगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन फ्रेम होने वाले हैं आइए देखते हैं। फिगर 1.2 शोज 2 पार्ट्स ऑफ टिपिकल स्टेमेन। आइए देखते हैं, 2 पार्ट है टिपिकल स्टेमेन का। दी लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट। फिलामेंट का करेक्टर आपको याद रखना होगा, कैसा होता है, लॉन्ग होता है, स्लेंडर स्टॉक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट, और टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एंथर। तो ये है एंथर, उसके बाद ये है फिलामेंट स्टॉक, देख सकते हो। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइन पे। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और पेटल ऑफ द फ्लावर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन इस तरह फ्रेम होगा कि प्रॉक्सिमल एंड है या डिस्टल एंड है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर देगा, तो इस पॉइंट को याद रखना है। फिर आपको एक और जगह कंफ्यूज कर सकता है, वनली थैलेमस वनली पेटल और बोथ थैलेमस और पेटल। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, अगर आप इस तरह एनसीईआरटी को पढ़ोगे देन आपका कभी भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन भी नहीं होगा और आप इजीली 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हो। बस मैं जितना बताते जा रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनते जाओ, मार्क करते जाओ, इससे आप 360 आउट ऑफ 360 इजीली स्कोर करोगे। नेक्स्ट लाइन, द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पेसीज। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान देना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वेरिएबल होते हैं कि नहीं। ठीक है, अब इन सारे लाइन का कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो उनको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है इससे। तो इसलिए मैं बता रहा था कि आपका टाइम भी मैं बचाऊंगा, देख लीजिए आपका टाइम बचेगा, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ मार्क किया हुआ है एनसीईआरटी, बस उसी को आपको पढ़ने हैं, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। आप देख लीजिएगा पिछला 5 साल 10 साल का क्वेश्चन मिलाइए, वहाँ से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन यहीं से आए हैं, यही सारे लाइन से आए हैं। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड होता है विथ ईच लोब हैविंग 2 थीका। कितना थीका होता है, 2 थीका, ये याद रखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायथिकस। ऑफन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका। कैसा ग्रुप होता है, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स ग्रुप। तो आपको ये याद रखने हैं कि लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप होते हैं। फिर आपको डायरेक्ट आना है इस लाइन पे, द एंथर इज ए 4-sided structure consisting of 4 microsporangium located at the corner
2 इन ईच लोब, एक हर एक लोब में कितना होता है, 2 होता है, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंथर कितना साइडेड स्ट्रक्चर है, 4 साइडेड, इस चीज को भी याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्स फर्दर and become pollen sacs, extend longitudinally all through the length of anther and are packed with pollen grains। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली पॉइंट है कि माइक्रोस्पोरेंजियम क्या चीज़ में डेवलप करता है, पोलन सैक्स में, ठीक है। फिर एक्सटर्नल लॉन्गिट्यूडनल ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर एंड आर पैक्ड विद पोलन ग्रेन्स। तो पोलन सैक्स पैक्ड होता है किससे, पोलन ग्रेन से। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। In a transverse sections, a typical microsporangium appear near circular in outline। तो कैसा आउटलाइन होता है, सर्कुलर, ये आपको याद रखना है। It is generally surrounded by 4 walls। ये चारों वाल का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आ जाएंगे कौन कौन सा वाल, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर्स एंड टेपेटम। The outer 3 layers perform function of protection, help in digestion of anther to release pollen grains। अब यहाँ से बहुत सारे बच्चे बस एक ही फंक्शन याद रखते हैं, सिर्फ प्रोटेक्शन का, ये भूल जाते हैं। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज टैपेटम, इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। तो टैपेटम का क्या काम है, ये नरिश करता है, ठीक है, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। अब सेल्स ऑफ टैपेटम पोजेस करता है क्या, डेंस साइटोप्लाज्म जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। तो इसको आपको याद रखने हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको पूछेंगे कि टैपेटम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताइए कैसा होता है, ठीक है। तो इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है और मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पे। व्हेन द एंथर इज यंग, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल्स कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू ऑक्युपाइज द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो यहाँ पे कंफ्यूज करेगा आपको होमोजीनस और हेट्रोजीनस में। तो स्पोरोजिनस टिश्यू कैसा होता है, होमोजीनस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे। एज द एंथर डेवलप, द सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड कैसे बनता है, मियोटिक डिवीजन से। अब यहाँ पे मियोटिक और माइटोटिक में कंफ्यूज करेगा, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा। अब ये 3 फिगर हैं, ये 3 फिगर हैं, इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है ये, उसके बाद ये। तो आपको सबसे पहले इंडोथीसियम याद रखना है, फिर मिडिल लेयर, फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल याद रखने, फिर टैपेटम याद रखने होंगे, और इधर भी आप देख लीजिएगा, ठीक। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पे। एज ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड। जितने भी स्पोरोजिनस टिश्यू के हैं उसमें से सब माइक्रोस्पोर टेट्राड देने के कैपेबल हैं। तो इसको आपको याद रखने होंगे, ठीक। ईच वन इज ए पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। तो पोटेंशियल पोलन को बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक है। ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर सकता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल्स थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो किससे बनता है माइक्रोस्पोर, मियोसिस से, ये आपको ध्यान रखना है। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। द माइक्रोस्पोर टेट्राड, तो कैसा अरेंज होता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड में अरेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स, ठीक है। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम several thousands of microspore or pollen grain are formed that are released with dehiscence of anther। इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हो, ठीक। अब पोलन ग्रेन किसको बोलते हैं, द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक। अब इधर पढ़ने का जरूरत नहीं है आपको। अब डायरेक्ट हम लोग आते हैं इस पॉइंट पे। पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल इन मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करेगा डायमीटर और रेडियस में, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इट हैज़ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल। इसमें कितना लेयर होता है, तो यहाँ कंफ्यूज करेगा 2, 3, 4, तो आपको याद रखना है 2 लेयर्ड होते हैं, ठीक है। हार्ड आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। तो ये आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है। इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, अल्कली। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज करेगा ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड, ओनली अल्कली और बोथ।
तो आपको ध्यान रखना है बोथ होगा। एक और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, नो एंजाइम्स दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलेनिन सो फार एज नोन। Pollen grains axon has prominent aperture called germ poles where sporopollenin is absent। अब यहाँ आपको कंफ्यूज करेगा present absent, तो आपको याद रखने होंगे absent होते हैं, ठीक है। Pollen grains are well preserved as fossils because of presence of sporopollenin। अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, द इनर वॉल ऑफ द pollen grain is called intine। इनर वॉल को क्या बोलते हैं? intine बोलते हैं। ये आपको याद रखने हैं। ये कैसा होता है? थिन होता है, कंटिन्यूअस लेयर होता है, मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। यहाँ पर सिर्फ कहीं कहीं क्वेश्चन में दिया रहेगा ओनली सेलुलोज, ओनली पैक्टिन या बोथ, तो आपको याद रखने होंगे बोथ। ये आपका VVI क्वेश्चन है। द साइटोप्लाज्म ऑफ pollen grain is surrounded by a plasma membrane। When the pollen grain is mature, it contains two cells, vegetative cells, generative cells। The vegetative cells is bigger, तो आपको कंफ्यूज करेगा, वेजिटेटिव सेल इज बिगर देन जनरेटिव सेल और स्मॉलर, तो आपको याद रखना है कि बिगर होते हैं, ठीक है। जिसके पास एबंडेंट फूड रिजर्व होता है, लार्ज होता है, इरेगुलर होता है, शेप्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। द जनरेटिव सेल्स इज स्मॉल फ्लॉट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल्स। तो जनरेटिव सेल स्मॉल होता है, फ्लॉट कहाँ पे करता है? साइटोप्लाज्म और वेजिटेटिव सेल्स में। इसका शेप कैसा होता है? स्पिंडल शेप्ड होता है। इसका साइटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस होता है, एक न्यूक्लियस होता है। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म pollen grains are shed at 2 cell stage। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। इन द रिमेनिंग स्पेसीज द जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज टू मेल गैमेट्स बिफोर pollen grain आर shed। तो इसको बोलते हैं 3 cell स्टेज। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे स्टेटमेंट बेस्ड। Pollen grains of many species cause severe allergies, bronchial affliction in some people, often lead to chronic respiratory disorders like asthma, bronchitis। तो ये आपको याद रखने होंगे, ठीक है। It may mention that Parthenium or carrot grass that can into India a contaminated with important wheat। कैसे कंटामिनेटेड हुआ था? तो यहाँ पे कोई ऑप्शन दे सकता है आपको, राइस, राई, वीट, तो आपको वहाँ पे टिक करने होंगे वीट, जो कि काउज कराता है पॉलन एलर्जी। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इस सब पॉइंट पे आपको ध्यान देना है बस। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे, पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स और पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे देख लीजिए रिच है, तभी तो हम लोग फूड सप्लीमेंट के जैसा उपयोग करते हैं। पॉलन कंजप्शन हैज बीन इंक्रीज्ड द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस। ये आपको ध्यान देने होंगे। When once they are shed, pollen grains have to land on स्टिग्मा। तो कहाँ पे? स्टाइल या स्टिग्मा, तो ये आपको याद रखने में स्टिग्मा पे। Before they lose viability if they have to bring about fertilization, ठीक है। The period of which pollen grains remain viable is highly variable and to some extent depends on prevailing temperature and humidity। In some cereals such as rice and wheat, pollen grains lose viability within 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज। किसमें राइस और वीट में 30 मिनट्स के अंदर लूज कर देता है वायबिलिटी। तो आपको ये एग्जांपल याद रखने होंगे राइस और वीट का, ठीक है। एंड इन सम मेंबर्स ऑफ रोजेसिया, लेगुमिनेसिया, सोलेनेसिया दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स। तो आपको ये 3 एग्जांपल याद रखने होंगे। इट इज पॉसिबल टू स्टोर pollen grain फॉर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पेसीज फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। इसमें हम लोग रखते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, लिक्विड ऑक्सीजन। तो आपको ये याद रखना होगा लिक्विड नाइट्रोजन कितना डिग्री सेल्सियस? -196 डिग्री सेल्सियस में। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, द पिस्टिल मेगास्पोरेंजियम, जिसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल एंड एम्ब्रियोसेक। तो जाइनोसियम रिप्रेजेंट कौन किसको करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। द जाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पिस्टिल, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्म मोनोकार्पेलरी, और may have more than one pistil, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टी कार्पेलरी। when there are more than one, the pistil may be fused together, जिसको हम लोग बोलते हैं सिनकार्पस, और may be free एपोकार्पस। each pistil has 3 parts। कौन कौन सा? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा का क्या काम है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म है pollen grain के लिए। स्टाइल इज elongated slender part beneath the stigma। the basal bulbs
part of pistil is called ovary. Inside the ovary is the ovarian cavity जिसको हम लोग बोलते हैं locule. The placenta is located inside the ovarian cavity. अब ये जो फिगर दिए हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आप देख सकते हो जो पेपर है सिनकार्पस पिस्टिल होता है इसका। फिर आपका जो ये सी नंबर में है कौन, एपोकार्पस होता है, क्योंकि इसका कार्पस फ्री है। और इस एग्जाम्पल किसका है, माइकेलिया का। ठीक है, एक डायग्राम दिया है एनाट्रोपस ओव्यूल का, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हाइलम है, कहाँ पे चैलेजल पोल है, कहाँ पे माइक्रोपाइलर पोल है, ये आपको ध्यान रखना है। ये फेनिकल कहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है इस पॉइंट को, इस चीज़ को याद रखना है। तो आप इन तीनों फिगर को अच्छा से देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ से 100% क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। अराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा आर मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। तो ओव्यूल्स कहाँ से राइज करते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी में बी 1 होगा किसका किसका, व्हीट, पैडी, मैंगो। टू मैनी किस में होगा, पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनने का चांसेस है। दी मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल जिसको हम लोग बोलते हैं। लेट अस फैमिलियराइज आवरसेल्फ विद द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। द ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू द प्लासेंटा बाय मीन्स ऑफ ए स्टॉक कॉल्ड फनिकल। कैसे अटैच होता है, फनिकल से। ठीक है, द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद फनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। तो हाइलम किसको बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। दस हाइलम रिप्रेजेंट क्या करता है, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फनिकल्स। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। ईच ओव्यूल हैज 1 और 2 प्रोटेक्टिव इन्वेलप जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स इनसर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट कहाँ पे, एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइलर इज ऑर्गेनाइज्ड। तो कहाँ पे नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड द चलाजल रिप्रेजेंट द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना जरूरी है कि चलाजल कहाँ होता है, उसका अपोजिट में होता है माइक्रोपाइलर एंड का, और वो रिप्रेजेंट करता है बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल को। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। इनक्लोज्ड विद इन द इंटेगुमेंट इज ए मास ऑफ सेल कॉल्ड न्यूसेलस। न्यूसेलस किसको बोलते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Cells of nucellus have abundant food reserves. Material located in the nucellus is the embryo sac और female gametophytes। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना जरूरी है। तो embryo sac को ही हम लोग बोलते हैं फीमेल gametophyte, इस चीज को ध्यान रखिएगा। An ovule generally has single embryo sac formed from a megaspore। कहाँ से फॉर्म होता है, मेगास्पोर से, इस पॉइंट को याद रखिएगा। Megasporogenesis, the process of formation of megaspores from the megaspore mother cell is called megasporogenesis. Ovules generally differentiate a single megaspore mother cell in micropylar region। तो किस रीजन में होता है, इस पॉइंट को याद रखना इंपॉर्टेंट है, माइक्रोपाइलर रीजन। ठीक है, अब इन सारे फिगर्स को एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, खास करके ये सिनर्जिड्स, एक सेंट्रल सेल, 2 पोलर न्यूक्लिया, एंटीपोडल, ये इंपॉर्टेंट है। एंटीपोडल किधर साइड होता है, चलाजल साइड होता है। पोलर न्यूक्लियर कहाँ है, सेंट्रल सेल कहाँ है, सिनर्जिड्स कहाँ है, फिलीफॉर्म एपरेटस किसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आप इस फिगर को जरूर देखिएगा। फिर आप ये भी देखिएगा कि फिलीफॉर्म एपरेटस, सिनर्जिड्स किस रीजन, किस इंड में प्रेजेंट है, माइक्रोपाइलर इंड में प्रेजेंट होता है। It is a large cell containing dense cytoplasm and a prominent nucleus. The MMC undergoes meiotic division। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। Meiosis result in the production of 4 megaspores। कितना megaspores, 4। Female gametophyte in a majority of flowering plant, one of the megaspore is functional, while the other 3 regenerate। तो एक ही फंक्शनल होता है, बाकी 3 डिजेनरेट हो जाता है, इसको याद रखना है। Only the functional megaspore डेवलप करता है into female gametophyte जिसको हम लोग बोलते हैं embryo sac। This method of embryo sac formation from a single megaspore is termed as monosporic development। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। Let us study about the formation of embryo sac in detail। The nucleus of functional megaspore divides mitotically to form 2 nuclei which move to opposite pole। ठीक है, forming the 2 nucleate embryo sac।
तो एक न्यूक्लियस था वो माइटोटिकली डिवाइड कर गया 2 न्यूक्लियर में और अपोजिट पोल में पहुंच गया। ठीक है, ये चीज़ को आपको याद रखने हैं। 2 मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लिएट एंड लेटर 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो सैक। तो आपको इसको याद रखने होंगे। ठीक, it is of the interest to note that these mitotic division are strictly free nuclear, that is nuclear division are not followed immediately by cell wall formation। इससे आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, इस लाइन को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज सेल वॉल आर लेड डाउन लीडिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट्स। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखने होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell wall and the organized into cells. The remaining 2 nuclei, जिसको हम लोग बोलते हैं polar nuclei, are situated below the egg apparatus in the large central cell। तो आपको इस चीज को भी याद रखना है। 6 out of 8 nuclei surrounded होता है सेल वॉल से। There is a characteristic distribution of cell within the embryo sac. 3 cells are grouped together at micropylar end and constitute the egg apparatus। तो egg apparatus कैसे बनता है आपको ये पता चल गया। Egg apparatus in turn consist of 2 synergids, 1 egg cells। The synergids have a special cellular thickening at the micropylar end called filiform apparatus। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू सिनर्जिड्स। तो यहाँ पे आपको फिलीफॉर्म एपरेटस कहाँ पे होता है ये आपको याद रखना है। माइक्रोपाइलर टिप पे याद रखना है। 3 cells are at chalazal end and are called antipodals। तो इस पॉइंट को भी याद रखना है। The large central cell as mentioned earlier has 2 polar nuclei। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। Thus a typical angiosperm embryo sac at maturity 8 nucleate is 7 celled। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का। मैं सेकेंड पार्ट बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा, तब तक आप रिव्यू दीजिए कि आपको कैसा लगा इस तरह का वीडियो। आपको ये पता चल गया कि क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, आपका ये पता चल गया कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से कैसे फ्रेम होगा, आपको ये भी पता चल गया कि एनसीईआरटी के किस लाइन से क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है। तो आप ये बताइए कि आपको ये वीडियो पसंद आया कि नहीं। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए। अभी इसका मैं पूरा सीरीज बनाऊंगा, हर एक चैप्टर का मैं लगभग वीडियो बनाने वाला हूँ। सो बहुत लोग मुझे नहीं जान रहे होंगे, उनको मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। माई सेल्फ श्याम नंदन कुमार यादव, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।